नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ है अमलेंदु उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल पर कानून जो बन गया था उस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है और सरकार ने इस संशोधन कानून के जरिए जिन तमाम प्रावधानों को लागू करने की कोशिश की थी उन सारे प्रावधानों पर रोक लगा दी है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान तो यह है कि वक्फ की संपत्ति को ये जजमेंट देने का अधिकार किसको था कि ये वक्फ की है या नहीं है, उस पर जो कलेक्टर का, जिले के कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया था, उस पर रोक लगा दी है। कई प्रावधानों पर जिन पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उनमें से तमाम प्रावधानों पर रोक लगा दी है। हालांकि पूरे कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रद्द किया है, लेकिन चूंकि इस कानून तो पहले से भी था और उस पर आपत्तियां जिन प्रावधानों को लेकर थी और जिन पर ये सबसे बड़े सवाल उठ रहे थे कि इसके जरिए वक्फ की संपत्तियों को हथियाने की सरकार की कोशिश है और फिर उसके बाद उसको अपने लोगों को देने की एक साजिश है, उन सारे प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और क्या है इससे पूरे प्रावधान, इसको भी हम लोग समझेंगे। और इधर बीच बिहार में वहां भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। विपक्षी जो एनडीए के घटक दल हैं उन नेताओं की चेतावनियां लगातार आ रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर सीटों का विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री भी बिहार पहुंच रहे हैं। इस पर भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर है वो है वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। और इस फैसले को लेकर लोगों की निगाहें थी। 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की थी और फैसला रिजर्व रखा था, उसका इंतजार था। और यह माना जा रहा था कि इसमें जिस तरीके से कई याचिकाएं दायर की गई थी, 100 से ज्यादा याचिकाएं, और इस पर इसको गैर संवैधानिक बताते हुए कि संविधान के कई प्रावधानों का किस तरीके से उल्लंघन करता है, लंबी बहस हुई थी। और उस बहस के बाद 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज ये फैसला इस पर आया है और कई प्रावधानों को जिन पर आपत्तियां थी उनको रोक लगा दी गई है। हालांकि इस पूरे कानून को नहीं रोका गया है, लेकिन अमलेंदु जी, ये जिस तरीके से जो सबसे ज्यादा जो विवादित प्रावधान थे और जिन पर आपत्तियां थी उन आपत्तियों को रोका गया है, चाहे वो कलेक्टर का हो या फिर ये है कि वक्फ वही कर सकता है जो कम से कम 5 साल तक मुसलमान हो, या फिर वक्फ के जो बोर्ड है, काउंसिल है, उनमें जो गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या की बात है। तो ये सारे प्रावधान, सबसे ज्यादा आपत्तियां जिन पर थी उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। माना जाए कि सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस कानून को लाने से पहले ही विवादों में था कानून, सरकार के सहयोगी दल भी इसके खिलाफ थे, लेकिन यह कानून पास हो गया, संसद के दोनों सदनों से कानून बन भी गया। पर अब इसको सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल समीर जी, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका ये मोदी सरकार के लिए लगा है और ऐसे समय लगा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हैं और चुनावी अपना संघर्ष करने जा रहे हैं, पूर्णिया जाएंगे वहां, और पूर्णिया पहुंचने से पहले ही ये बड़ा झटका जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लगा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो था वो सुरक्षित रख लिया था और आज जो है वो फैसला सुनाया गया। तो उसका जो फैसले का सार है वो पढ़ के सुना दिया गया और पूरा फैसला जब अपलोड होगा तो हम उसकी भी जानकारी देंगे। पूरा फैसला क्या, फिलहाल जो 5 बड़े आदेश जो है समीर जी वो इसके हैं, इसके, और ये 5 बड़े आदेश जो हैं, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि पूरे उस पर बनाने का मसला नहीं लगता और पूरे पर रोक लगाने की कुछ ने मांग की है, बाकी मांग की भी नहीं गई है। और ये जो इसके महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे जिन पर सबसे ज्यादा आपत्तियां थी उन सब पर स्टे लगा दिया गया, सिर्फ एक को छोड़कर। तो यानी ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से। पहला तो ये था कि जो धारा 3R थी इस अधिनियम की, संशोधन अधिनियम की, उस पर जो है रोक लगा दी गई है। और ये है कि इस्लाम धर्म का पालन करने वाले 5 वर्ष तक के लिए था वो राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित करने हेतु, जो तंत्र प्रदान करने हेतु नियम बनाए जाने तक यह धारा स्थगित रहेगी और तंत्र के अभाव में शक्तियों का मनमाना प्रयोग होगा। ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर कोई ऐसा, भाई मुस्लिम कौन है ये आप कैसे कह सकते हैं, 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम, तो इस पर जो थी वो रोक साफ तौर पर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहला तो ये था। दूसरा था धारा 3C का
2C का परंतु, और उसमें यह कहा गया कि ऐसी संपत्ति को तब तक वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा जब तक कि नामित अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता। और नंबर 3, यदि नामित अधिकारी संपत्ति को संपत्ति निर्धारित करता है तो वह राजस्व अभिलेखों में आवश्यक सुधार करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। चौथा था कि राज्य सरकार नामित अधिकारी की रिपोर्ट होने पर बोर्ड को अभिलेखों में उचित सुधार करने का निर्देश देगी। यह रोक रहेगी, इस पर जो थी रोक रहेगी। और कलेक्टर को अधिकारों का निर्धारण करने की अनुमति देना शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है। कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो यह फैसला समीर जी सिर्फ वक्फ के संबंध में ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा फैसला इस मामले में है कि कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो इसका प्रभाव और भी फैसलों पर पड़ेगा, ये नजीर बनेगा। जी बिल्कुल, ये एक नजीर बनेगा और ये सबसे बहुत गंभीर आपत्ति थी इस पर कि यहाँ इसका मतलब ये था कि अगर कोई संपत्ति वक्फ की है, विवादित संपत्ति है, सरकार के साथ उसका विवाद है और कोई उस पर वक्फ का विवाद चल रहा है, वक्फ बोर्ड का विवाद चल रहा है, वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी संपत्ति है, सरकार कह रही है कि ये वो हमारी संपत्ति है, इस विवाद का निपटारा उसका अधिकार दे दिया गया था जिले के अधिकारी को। और जिले का अधिकारी निश्चित तौर पर एक सरकार का वो एम्प्लॉई होता है, वो निर्धारित करेगा कि ये किसकी संपत्ति है। तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके फैसलों में अपने आप वो उसका फैसला किस तरह से अनबायस्ड होगा, ये स्वाभाविक तौर पर दिखाई पड़ता है। इसको लेकर आपत्ति थी और वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है, स्वीकार किया है और उसको रद्द कर दिया है। यानी इसको ये जिला कलेक्टर तय करेगा कि वक्फ संपत्ति है या नहीं, इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। तो यह सबसे ज्यादा आपत्ति वाला प्रावधान था जिसमें कलेक्टर को बड़े अधिकार दे दिए गए थे और उसके बाद उसको चुनौती भी नहीं दी जाएगी, वो राजस्व के रिकॉर्ड में चला जाएगा और फिर वो संपत्ति सरकार की संपत्ति हो जाएगी। यानी एक ऐसा रास्ता तैयार हो गया था जिसकी वजह से वक्फ की तमाम विवादित संपत्तियां वो सरकार की संपत्ति हो जाती और फिर उस संपत्ति को सरकार जिसको चाहे उसको देती, जैसे चाहे उस तरह से उसका उपयोग करती। हाँ बिल्कुल समीर जी, और यही रास्ता निकाल लिया गया था। जो आरोप है कि वोट चोरी से बनी सरकार है, तो वोट चोरी से बनी सरकार जो थी वो वक्फ की संपत्तियों की चोरी का रास्ता उसने निकाल लिया था इस संशोधन के जरिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्ती के साथ पाबंदी लगा दी है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके का आप नहीं कर सकते। और यह कहा है कि जब तक धारा 3C के अनुसार वक्फ संपत्ति के स्वामित्व का मुद्दा अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता, तब तक न्यायाधिकरण द्वारा धारा 83 के तहत शुरू की गई कार्रवाई और उच्च न्यायालय के अगले आदेशों के अधीन ना तो वक्फ को संपत्ति से बेदखल किया जाएगा और ना ही राजस्व रिकॉर्ड और बोर्ड के अभिलेख प्रभावित होंगे। हालांकि धारा 3C के तहत जांच शुरू होने पर और धारा 83 के तहत अंतिम निर्धारण तक और अपील में उच्च न्यायालय के अगले आदेशों के अधीन ऐसी संपत्तियों के संबंध में किसी भी तृतीय पक्ष के अधिकार का सृजन नहीं किया जाएगा। तो बहुत बड़ी रोक लग गई है और सरकार की जो मंशा थी वो एक तरीके से विफल होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इस वक्फ संशोधन कानून के जरिए बड़ा आरोप था कि सरकार वहां कृषि कानूनों के जरिए किसानों की जमीन नहीं ले पाई, लेकिन अब वक्फ संशोधन कानून के जरिए वक्फ के नाम, वक्फ के बोर्डों के पास जो दर्ज संपत्तियां हैं, वक्फ वो संपत्तियां होती हैं जो मुस्लिम लोग धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर देते हैं। तो ये बहुत पहले से तमाम संपत्तियां दान की गई है और उनके रखरखाव के लिए एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है। तो उसकी उस संपत्तियों को रखरखाव के लिए सरकार का कहना था कि इनका बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए यह कानून लाया गया है। लेकिन आरोप लगे, आपत्तियां दर्ज कराई गई कि जिस तरीके के प्रावधान बनाए गए हैं इस कानून में, उनके जरिए सरकार वक्फ की संपत्तियों को हथियाना चाहती है और फिर इन संपत्तियों को अपने लोगों को देना चाहती है। जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी और फिर बाद में लंबे आंदोलन के बाद सरकार को उन अपने कानूनों को, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो यह इस तरीके से इस बड़ी एक तरह से कहा जाए कि जो याचिकाकर्ता है उनकी एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा विवादित
और आपत्तिजनक प्रावधान थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस रोक को लेकर कुछ वकीलों की भी रिएक्शंस आई है, हम उनको भी सुनेंगे क्या उनका कहना है और किस तरीके से वो इस फैसले को देख रहे हैं। लेकिन यह है कि जिस तरह से तमाम विवादित यानी वक्फ बोर्डों को लेकर भी जो फैसले हैं अमलेंदु जी, उस पर भी बड़ी आपत्तियां थी कि गैर मुस्लिम लोगों को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में दी जाएगी, लेकिन अब यह तय कर दिया गया है कि 3 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और जो सीईओ होगा यानी जो मुख्य ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा संस्था को चलाने वाला वो कोई मुस्लिम ही होगा। तो ये सारे जो आपत्तिजनक प्रावधान थे इस कानून के, उन पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा जमकर चला है। हाँ बिल्कुल, हथौड़ा जमकर चला है और इस पर समीर जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिनकी याचिका भी थी उसके प्रवक्ता हैं सैयद कासिम रसूल इलियास, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो हम उनको सुनते हैं फिर इस पर चर्चा आगे करते हैं। बिल्कुल, कासिम रसूल इलियास को सुन लेते हैं, पेटिशनर भी हैं, क्या कह रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। तो सुनते हैं, लेकिन कासिम रसूल इलियास को भी सुनेंगे। इसके अलावा फिरंगी महली है, उन्होंने भी, हालांकि उनका कहना है कि हमने तो उम्मीद थी और पिटीशन इसलिए लगाई थी कि ये कानून रद्द हो, लेकिन फिर भी जो आपत्तिजनक प्रावधान थे उन पर जरूर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। खैर, सुनते हैं पहले इलियास को, उसके बाद फिर सुनेंगे खालिद रशीद फिरंगी महली को। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है, इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना यह है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है और हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये इसको लेकर, हालांकि जो याचिकाएं थी उनमें ज्यादातर याचिकाओं में मांग की गई थी कि इस कानून को ही गैर संवैधानिक है, उसको रद्द किया जाए, लेकिन कानून को रद्द नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, पर उसके जो सबसे ज्यादा विवादित और आपत्तिजनक प्रावधान थे उन पर रोक लगाई है। वक्फ करने वाला 5 साल से उसको मुस्लिम होना चाहिए, यह भी बड़ा विवादित प्रावधान था अमलेंदु जी, और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो याचिकाकर्ताओं का भी यह कहना है कि भले ही पूरा कानून रद्द नहीं हुआ, लेकिन जो आपत्तिजनक प्रावधान थे और जिन प्रावधानों के जरिए वक्फ की जमीन को हथियाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उन पर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो रोक लगाई है और उसका फिर स्वागत भी किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उसका स्वागत किया जा रहा है जो रोक लगाई है, और इसको साफ तौर पे ये समझा जा सकता है समीर जी कि ये एक मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इस रोक के जरिए ही जो पूरा का पूरा जो संशोधन अधिनियम था उसकी कमर तोड़ दी है स्टे ऑर्डर ने, ये समझा सकता है, क्योंकि उसके बाद इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता क्योंकि कानून तो पहले से ही है। हाँ, कानून पहले से ही, और जो संशोधन किए गए थे वो संशोधन ही इसलिए थे कि किस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया जाए। तो जमीनों पर कब्जा करने के जो संशोधन थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ रोक लगा दी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा झटका, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका ये साफ तौर पर है। और ऐसे समय जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं बिहार, तो उनके जाने से पहले ही जो है एक तरीके से ये गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है समीर जी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका जो है सरकार को मिला है और इसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा एक तरह से उतावली दिख रही थी और उसका वो लग रहा था कि इसको जल्दी से जल्दी पास कराया जाए। क्यों इतनी उतावली थी, ये समझ से बाहर है। सरकार के सहयोगी दल भी इसको लेकर बहुत खिलाफ में थे, फिर इसको भेजा जाता है उस ये संसदीय समिति जेपीसी के पास, लेकिन और इन जो प्रावधान थे इन पर सरकार में तो उस पर वहां भी आपत्तियां दर्ज कराई गई और संसद में भी, लेकिन सरकार ने उन पर जो विपक्ष की मांगे थी उन पर विचार नहीं किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर ऐसा था, यही मकसद था सरकार का इस कानून को बनाने का, तो फिर उस मकसद में पूरी तरह से अब नाकाम हो गई है सरकार, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज का यह फैसला आया है। सुनते हैं कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी है, क्या कह रहे हैं वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में
अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो ये इसको लेकर जो पेटिशनर्स रहे, जो विरोध कर रहे थे कानून का, वो इसको एक बड़ी जीत मान रहे हैं और सीधे तौर पर यह कहना है कि वक्फ की जमीनों को जो कब्जा करने की साजिश की जा रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन चिंताओं को, उन आशंकाओं को समझा है और एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम उठाया है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार की जिस तरह आज से यात्रा हो रही है और उस पर उनको एक बड़ा झटका लगा है। अमलेंदु जी, बिहार के ही उनकी सहयोगी पार्टियों के नेताओं को बड़ा झटका इस कानून की वजह से ही लगा था, जब नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर चले गए, विधायक और सांसद इसके खिलाफ में आ गए, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी ने इस पर वोट दिया और यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एक तरीके से मोहर लगा दी है, तब फिर नीतीश कुमार और भी ज्यादा घिरे नजर आएंगे। और न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि तेलुगु देशम पार्टी भी। तो बिहार में प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही ये जो बड़ा झटका लगा है, तो नीतीश कुमार के लिए तो ये डबल झटका है। अमलेंदु जी, बिल्कुल कि एक तरफ वो समर्थन भी कर गए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बता भी दिया कि ये वास्तव में जो आपत्तियां थी वो जेन्युइन आपत्तियां थी। हाँ, बिल्कुल जेन्युइन आपत्तियां थी और इसका सही विरोध किया जा रहा था। अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि आपने इस संशोधन को समर्थन दिया था वो सही था। जी हाँ। अब ये इनके देखिए, बीजेपी की तो अपनी राजनीति स्पष्ट है कि उसको जो राजनीति करनी है वो कर रही है। ये जो धर्मनिरपेक्षता की खाल ओढ़े हुए थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये बेनकाब हुए, इनके चेहरे से वो खाल उतरी है। समीर जी, असली बात तो ये है, असली बेनकाब ये होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो बेनकाब थी, उसको बेनकाब क्या होना, उसकी तो अपनी राजनीति थी, वो राजनीति कर रही थी। उसने अपनी राजनीति अल्पमत की सरकार होते हुए आपके दम पे उसने ये असंवैधानिक संशोधन जो थे कर लिए और आपने इसको पास करा दिया। तो असली सवाल तो इनके ऊपर है। लेकिन समीर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह पहुंच गए तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव ने वहां पहुंचकर दिखाया कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं हैं। और एक महिलाओं से उन्होंने काफी बातचीत की, वो उन्होंने वीडियो जारी किया सुबह ही और प्रधानमंत्री से बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए कि आप जब यहाँ आ रहे हैं तो जुमलों की बरसात मत कीजिएगा, जन समस्याओं पर ध्यान दीजिएगा। देख लेते हैं वो वीडियो, तेजस्वी यादव का वो वीडियो की क्या वो कह रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पूर्णिया आज जा रहे हैं और वहां पर किस तरीके से जो 20 साल का सुशासन है नीतीश कुमार का, उस सुशासन की वो हकीकत बता रहे हैं तेजस्वी यादव अपने एक वीडियो के जरिए। देखते हैं क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं आज इसी स्थल पर। हम मुआयना किए, पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। गांव का क्या नाम है, टोला का क्या नाम है? सकलपुर पंचायत। सकलपुर पंचायत। ठीक। क्या आपको समस्या आती है? महिला लोग को क्या दिक्कत है यहाँ? महिला लोग को दिक्कत है कि कोनो रोजगार काम नहीं मिल रहा है, कोनो काम रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है। और महंगाई से परेशान है, बहुत परेशान है महंगा से। नहीं मेरा घर में शौचालय है, न घर में रोड का व्यवस्था है। शौचालय वगैरह भी कितना लोग के घर में नहीं होगा? महिला लोग, बहुत लोग के घर में नहीं है, बहुत लोग के घर में नहीं। सकलपुर पंचायत में बहुत गरीबी है, कुछ नहीं मिल रहा है। जी, समस्या बताइए अपना। समस्या ये है, नहीं मकान है, नहीं शौचालय है, और पति मेरा विकलांग है और मजदूरी करेगा अंता है 10 रुपया, बाल बच्चा को गुजर करता है। बाल बच्चा को बीपीएल भी नहीं है, रोजगार रोजी भी वही बात बोल रहा है। यहाँ सब नौजवान सब बेरोजगार हो, बाल बच्चे के काम नहीं है। बाल बच्चा आता है काम, बाहर जाता है लोग। हाँ,
घूसखोरी बढ़ा है। अगर एक ठो भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर मोटी सन है या वृद्धा है या कोई भी चीज है, तो बोलता है कि पहले पैसा लाइए, हम कर देंगे काम। क्यों रे सरकार आपको कुर्सी दिया है सरकारी कि नहीं प्राइवेट? पहले जवाब दीजिए। सीओ साहब से हम लड़े किए हैं। हम बहुत दिक्कत है, काम वाम नहीं मिल रहा है। बेरोजगार लोग, महिला लोग बैठ के अपना घर में कर्ज ले ले के बैठ गई, उस लोग को रोजगार चाहिए ना। सही बात। अपना कर्ज अदा करेगी, बिना काम के वापस कैसे करेगी? कैसे करेगी? महिला लोग को बहुत हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग योजना ला रहे हैं, कर्ज नहीं देंगे। हर महीना 2500 रुपया महिला लोग के खाता में देंगे। माई बहन मान योजना, यानी सालाना 30,000 रुपया मिलेगा और 5 साल में 1.5 लाख रुपया मिलेगा। जैसे आप लोग जीविका दीदी है, कर्ज देता है, फिर आपको लौटाना होता है सूद समेत, इंटरेस्ट लगता है। तो हम लोग का सरकार बनेगा तो वापस नहीं लेगा, आपको आर्थिक मदद हर महीने करेगा। हम लोग को रोजगार चाहिए, जो हम लोग भी कुछ कर सके अपने बाल बच्चे के लिए, एकदम। उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ आसपास कहीं कोई काम नहीं, कारखाना वगैरह कुछ नहीं। ये वही स्थल है जहां प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठगने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री आते तो 100 करोड़ रुपए जो है सरकारी खजाने से, यानी आपके पॉकेट से खर्च होता है। और ये पॉलिटिकल प्रोग्राम सरकारी पैसे पे कर रहे हैं, यानी जनता के पैसे पे कर रहे हैं। गरीबों के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी मिटाने की बात नहीं करेंगे, इस इलाके में इंडस्ट्री कारखाने लगाने की बात नहीं करेंगे। केवल जुमला और वोट लेने, ठगने। तो ये जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर बता रहे हैं तेजस्वी यादव कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और सबसे बड़ी जो उनकी मांग है वो है रोजगार। सीधे वो महिलाएं कह रही हैं। और ये बड़ी एक दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है अमलेंदु जी की विपक्षी नेता अब बढ़िया रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो कई बार जाते जाते कहीं रुक जाते हैं और बाकायदा लोगों से बातचीत करते हैं और उसका वीडियो बनाकर वो पोस्ट करवाते हैं अपने सोशल मीडिया साइट पर, और सबके अपने अपने यूट्यूब चैनल हैं। तो ये उसके जरिए इन्होंने बताया कि यहां पर क्या है। अभी हम देख रहे थे कि कल एक अस्पताल के बारे में भी बता रहे थे, तेजस्वी रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, ये 20 साल का सुशासन है। प्रधानमंत्री यहां पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मणिपुर भी गए और वहां पर भी उन्होंने ऐसा बताया कि शायद हालात बिल्कुल सुधर गए हैं, लेकिन मणिपुर में उनके वापस आने के बाद ही वायलेंस फिर से शुरू हो गया। तो अब बिहार जा रहे हैं, लेकिन बिहार में एनडीए पार्टी के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है। उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एनडीए के घटक दलों में आपस में खींचतान जारी है। इधर नीतीश कुमार एक सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देते हैं बिना सीट शेयरिंग की घोषणा हुए, और अभी जो है कल वहां पर घोषणा कर दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोतिहारी में, यानी कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं और एनडीए के बीच अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई सार्थक बैठक भी नहीं हो पा रही है। हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर सार्थक बातचीत भी नहीं हो पा रही है समीर जी। और इसके साथ साथ जो है मतलब दोनों ही घटक दल जो है बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। उधर जीतन राम मांझी जो है वो अलग तरीके से बिल्कुल जो है वो मतलब नाराज हो रहे हैं, घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो 40 सीटों पर लड़ना चाहिए और 40 नहीं तो कम से कम 20 दो, ताकि हमारी जो है वो विधानसभा के अंदर उपस्थिति बनी रहे, ये कह रहे हैं। और उधर जो उनके सहयोगी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये खुद हार रहे हैं चुनाव अपना, उनका बेटा भी चुनाव हार रहा है तो इनको हारने के लिए क्यों दिया जाए। अब हार रहा है, कैसे हार रहा है ये तो पता नहीं, क्या है कि हार रहा है नहीं हार रहा है, लेकिन इसको लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही है वहां है। ये जीतन राम मांझी ने एक और बात कही है अमलेंदु जी कि अगर वो नहीं देते तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और हर सीट पर उनके 15 से 20 हजार वोट हैं। यानी वो सीधे बता रहे हैं कि पिछली बार जो काम तेजस्वी यादव ने किया था इस बार वो भी करने को तैयार बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, वो आपकी जगह चिराग पासवान ने, हाँ चिराग पासवान ने किया था, वो करने को तैयार बैठे हैं। तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, क्या होगा ये देखा जाएगा। क्योंकि अभी जो कुछ रिपोर्ट्स आई थी समीर जी, वो रिपोर्ट्स ये आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को जो दलितों का समर्थन है वो जीतन राम मांझी की वजह से ज्यादा है और चिराग पासवान की वजह से कम है। जी हाँ, चिराग पासवान के साथ उनके बिरादरी के लोग कम हैं, जीतन राम मांझी के साथ उनकी बिरादरी के लोग ज्यादा हैं। और आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने एक रैली करके कहा भी था कि हम औकात दिखाएंगे।
और जो आप जो हमारे लोगों को ले जाकर के जो है आप अपनी रैली में भीड़ दिखाते हैं, अगर जीतन राम मांझी इनको रोक लेगा तो आपकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो जीतन राम मांझी अपनी ताकत दिखा सकते हैं। मैं आज प्रधानमंत्री जब पूर्णिया में जा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा में उपनेता भी है कांग्रेस के, उन्होंने प्रधानमंत्री से कुछ सवाल किए हैं कि प्रधानमंत्री जी आप जा तो रहे हैं लेकिन थोड़ा संभल कर जाइए, कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्यसभा में उपनेता, प्रधानमंत्री से जब वो बिहार जा रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं। हालांकि बिहार पिछले कुछ महीनों में कई बार जा चुके हैं और बिहार तब भी गए थे जब पहलगाम हमला हुआ था और अब फिर जा रहे हैं, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं तो सवाल को भी पूछना और सवाल दिखाना दोनों जरूरी है। सुन लेते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि सामने अकेले मत देखिए, जब वहां आज बोलिएगा तो जरा जिन बेरोजगार नौजवानों पे लाठियां चार्ज मैंने बहुत देखी, पर जिस बर्बरता से लाठीचार्ज हुई शिक्षकों पर, महिलाओं पर, और पटना में राजधानी में चढ़कर जिस तरह हत्याएं हो रही, बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह जंगल राज में तब्दील हो गई। प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री, एक बार बोलिए तो कुछ उस पर भी तो कुछ बयान हो आपका। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं। जिस तरह सीट बंटवारा को लेके आपके यहाँ मांझी आपके कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान जिस तरह बोल रहे हैं, तो आपको सिर्फ घुसपैठ ही दिखाई पड़ रहे हैं। इस देश में घुसपैठियों को रहने का अधिकार नहीं, पर जिम्मेदार कोई अगर है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जिम्मेदारी पिछले 11 साल से उनकी, उनके गृहमंत्री जिम्मेदार हैं जिनका नाम अमित शाह है। और अगर कुछ नाजायज रह रहा है तो आप रखेंगे भी, बोलेंगे भी प्रधानमंत्री जी अब आपका ये नहीं चल पाएगा, देश की जनता समझदार हो गई। और एक बार बोल तो दीजिए, जो 65 लाख से ज्यादा मतदाता, इसमें ज्यादातर जाओ उनको नाराज। तो बिहार जा रहे हैं तो 65 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर कैसे हो गए हैं, तो ये सवाल भी पूछा जा रहा है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, बेरोजगारी का सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है, लेकिन इस समय बिहार में सबसे बड़ा जो सवाल है एसआईआर और वोट चोरी का सवाल है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है और जब सुनवाई शुरू होगी तो अब हम उस पर भी आपको अपडेट देंगे कोर्ट रूम से क्या कुछ वहां चल रहा है। लेकिन यहां तमाम मुद्दे इस समय बिहार में चुनाव में आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बहुत सारे मुद्दे पीछे हो जाएंगे। इस समय वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा वहां सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, वोट चोरी और एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है और आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई भी है। वो जैसे ही सुनवाई शुरू होगी तो उसकी भी हम पल पल की रिपोर्ट अपने दर्शकों को देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर क्या बहस चल रही है, क्या फैसला आता है। आज शायद अंतरिम फैसला आ सकता है और हो सकता है कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश की है, उससे साफ तौर पर लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये संकट है कि वो उसकी धमकियों को किस तरीके से देता है। चूंकि चुनाव आयोग खुलेआम धमकी दे रहा है कि आप मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके काम में दखल नहीं दे सकता, वो जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है। तो हर संस्था की एक दायरा है, संविधान के तहत जो काम दिए गए हैं, अगर चुनाव आयोग उस संविधान के दायरे से बाहर जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निश्चित तौर से रोक लगाएगा। तो आज ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चुनाव आयोग के दबाव का कितना असर पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला देता है। मोदी सरकार को तो एक तरीके से आज एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत करारी चपत लगाई है। आज हो सकता है कि एसआईआर के मसले पर भी चुनाव आयोग को एक करारी चपत सुप्रीम कोर्ट से लगे, तो जैसी वो आएगा बहस होगी उस पर, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इस बीच समीर जी एक जो बड़ा मसला है वो मसला ये है कि बिहार में एक मंत्री है जीवेश मिश्रा और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बताया ये जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उनके ऊपर उनकी कंपनियां हैं राजस्थान में, तो फर्जी दवा बनाने का आरोप है, उसमें सजा भी हो चुकी है, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ, एक अति पिछड़े समाज के व्यक्ति ने, पत्रकार ने उनसे कुछ सवाल पूछ लिए तो उसका कैमरा छीनो पीटो इस तरीके के वो आए। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल है, वो हम इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ होती है, उस तरह के वीडियो हम नहीं दिखा सकते। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। हम लोग सुन सकते हैं कि तेजस्वी यादव
क्या कह रहे हैं जी संजीव जी? बिल्कुल, सुन लेते हैं तेजस्वी यादव का कि क्या कहना है और किस तरीके से मंत्री भी वहां पर अब सवाल पूछने वाले पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। सुनते हैं तेजस्वी यादव को, कहा क्या है उन्होंने। और एक गंभीर मामला है, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है तमाम जगहों पर, और उसमें किस तरीके से ये दिख रहा है कि एक मंत्री सवाल पूछने पर कैसे भड़क जाते हैं। हालांकि कोई पहला उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ चुके हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनको सुनते हैं। गालियों से जवाब लाते मार करके, मुंह तोड़ करके, यही भाजपा के लोगों की संस्कृति है। पहले हमने कभी नहीं देखा एक मंत्री स्तर का व्यक्ति किसी पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा हो और लात घूंसे मार रहा हो, पीटने का काम किया। और ये कैसी प्रशासन है? कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? हम बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहेंगे, उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे और देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे, क्या कानून अलग है या कानून एक है? अगर कानून एक है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपके सामने पुलिस भी खड़ी थी वीडियो में, पत्रकार भी खड़ा था आवेदन लेकर के, लेकिन मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस सरकार में यही होता है, कोई भी मामला आता है, ऐसी जोड़ी हो गई है प्रशासन मंत्रियों के बीच, घूस लेते जाओ पकड़े नहीं जाओगे, गलत काम करते जाओ पकड़े नहीं जाओगे, लोगों को पीटते जाओ, गालियां देते जाओ, हत्या करते जाओ, पकड़े नहीं जाओगे। गरीबों को पुलिस जो है शराब के नाम पे जेल में ठूसती है, खुद शराब बिकवाने का काम करती है पुलिस, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं है। तो आप देख लीजिए, ये स्थिति जब पत्रकार की है तो गरीबों की क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते। जब कैमरे के सामने ही जब मंत्री, पता नहीं क्या खूबी देख करके इसको मंत्री बनाया गया, दवाचोर व्यक्ति, गाली गलौज लात मारने वाला मंत्री। सदन में तो हम लोग हरकत देखते ही ऐसे मंत्रियों का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। शर्मनाक है, घिनौना है। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम तो चाहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए, आप बिहार बंद कीजिएगा। ये है कानून व्यवस्था और किस तरीके से सवाल पूछने पर मंत्री पत्रकार को के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जो वीडियो है वायरल वीडियो है और उस पर तेजस्वी यादव की ये प्रतिक्रिया है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं नीतीश सरकार पर। नीतीश सरकार किस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं, नीतीश सरकार के ऊपर किस तरह से बीजेपी का दबाव है, ये सारे सवाल अपनी जगह बने हुए हैं, लगातार वो दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के लिए जो सुशासन का विशेषण है वो बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है अभी भी। हाँ बिल्कुल, अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं कानून व्यवस्था के मसले पर। हम लोगों ने दिखाया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया आप यहाँ आइएगा तो आपके इस जुमलेबाजी में जो कानून व्यवस्था खराब है वो छुप नहीं जाएगी। जंगल राज का जो आप जुमलेबाजी करेंगे तो यहाँ जिस तरीके से व्यवस्था खराब है। लेकिन आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ब्रेन डेड हो चुके हैं, ब्रेन डेड चीफ मिनिस्टर हैं। अब बहुत गंभीर आरोप ये एक तरीके से है, तो हम लोग सुन भी सकते हैं कि सुधाकर सिंह किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, क्या कह रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर कई बार ये कहा जा चुका है, खुद तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि वो स्वस्थ नहीं है और उनको जबरन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं। इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं पिछले काफी समय से। नीतीश कुमार की तमाम एक्टिविटीज भी ये बताती है कि वास्तव में
है वो सहज रूप से और जो एक होता है उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ते हैं कई बार। लेकिन सुधाकर सिंह का ये जो बयान है वो अपने आप में बहुत गंभीर बयान है। क्या कह रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं। नीतीश कुमार ब्रेन-डेड मुख्यमंत्री हैं, उनका वध क्या करना है? वो तो स्वयं प्रकृति ने उनका वध कर दिया। अब चला चली की बेरा में ब्रेन-डेड मुख्यमंत्री को पुतला के रूप में पूरे बिहार में जो घुमा रहे हैं, इसीलिए उनके मंत्रियों को जहां भी जा रहे हैं उनके नेता या तो लाठी चल रहा है या खदेड़े जा रहे हैं। अब कोई सम्मान नहीं बचा, बेशर्म लोग हैं। उम्मीद नहीं करते कि इस्तीफा देंगे लोग, जनता के द्वारा ही भगाए जाएंगे। जमुई ही क्यों, दिनारा की बात कर लें, नालंदा की भी बात कर लें, सुपौल की बात कर लें, बक्सर ब्रह्मपुर की बात कर लें, रोज इनके झगड़े होते हैं। ये ऐसे लोग हैं झगड़ालू, रहेंगे एक साथ और लड़ेंगे रोज। ये उस तरह के झगड़ालू स्वभाव के लोग हैं। तो ये कानून व्यवस्था और बहुत गंभीर आरोप है मुख्यमंत्री के ऊपर। लेकिन अमलेंदु जी, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बक्सर में बाकायदा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी वहां पर बिना किसी से पूछे। और कल जो राधा मोहन सिंह और मंगल पांडे वो पहुंचे तो उन्होंने मोतिहारी में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी कि यही एनडीए के उम्मीदवार हैं। और वहां जो जेडीयू का नेता है वो कह रहा नहीं मैं वहां पर हूं। तो ये अभी ये सारी चीजें चल रही हैं और 1 महीने के बाद, मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद अब चुनाव होने हैं बिहार में। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक है 4 या 5 अक्टूबर तक जो है अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए, क्योंकि 22 नवंबर तक हर हाल में नई विधानसभा का गठन हो जाना है। तो 22 नवंबर का अगर चुनाव कराना है तो 4 या 5 अक्टूबर तक अधिकतम जो है वो अधिसूचना जारी होनी चाहिए। और अभी तक सीटों का बंटवारा अगर नहीं हुआ है एनडीए के अंदर और घमासान मचा हुआ है और दोनों दल जो हैं वो अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दे रहे हैं उन सीटों पर जहाँ दूसरे का दावा है, तो समझा जा सकता है कि ये शायद टूट सकता है। हम लोग फिर कह रहे हैं समीर जी, लगातार हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि एनडीए बिहार में आज जिस शक्ल में दिखाई पड़ रहा है, इस शक्ल में चुनाव में एनडीए दिखाई नहीं पड़ेगा। इतनी तो कम से कम बात तय है, बाकी कौन किधर जाएगा वो एक अलग का मसला है। इस शक्ल में नहीं होगा जिस शक्ल में आज एनडीए है, और क्या परिणाम आएंगे वो देखे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से समीर जी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है और प्राकृतिक संसाधनों की लूट की जा रही है, उसको देखते हुए ये साफ तौर पर है कि मतलब प्रधानमंत्री के मित्र जो हैं उनके लिए सरकारें काम करती हैं। और ये बड़ा आरोप आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने लगाया है। और पवन खेड़ा जो है वो साफ तौर पर कहते हुए सुने जाते हैं कि भागलपुर में प्रधानमंत्री के मित्र जो अडानी जी हैं उनको जमीन कब्जा कराने के लिए 10 लाख पेड़ों की बलि दी जा रही है। तो हम लोग सुन सकते हैं कि क्या कह रहे हैं बिल्कुल पवन खेड़ा को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और ये लगा ये वक्फ कानून को लेकर भी यही सवाल उठे, इससे पहले कृषि कानूनों को लेकर भी, कि सरकार तमाम जो जमीनें हैं वो अपने कब्जे में लेकर और देने की कोशिश कर रही है अपने लोगों को। और यहाँ केवल वक्फ की संपत्तियां ही नहीं है, तमाम मंदिरों की संपत्तियों पर भी निगाह लगी है और वहां भी इस तरह के विवाद लगातार चल रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे दूसरे राज्यों में हो, तमाम जगहों पर। तो पवन खेड़ा को सुनते हैं कि किस तरीके से जो सरकारी जमीन है, आम लोगों की जमीन है, उसको कैसे सरकार अपने लोगों को, करीबी लोगों को और खासकर अडानी और अंबानी को दे रही है। और आजकल तो केवल और केवल अडानी की ही चर्चा हो रही है। सुन लेते हैं पवन खेड़ा कह क्या रहे हैं। ये आपने देखा वीडियो जो स्पष्ट तौर पे आपको बताता है कि किस तरह से अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या लुटा रहे हैं। आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अडानी के नाम, सब कुछ गौतम अडानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सांगवान के पेड़, भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपए
1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दिया। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अदानी जी को 1 रुपए में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। यह आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज यह हो रहा है वहां। और यह बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अदानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव अरण्य आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अदानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। तो ये बड़े आरोप हैं और ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। लेकिन जहां प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं वहां पर किस तरह से जमीनें वहां अडानी को देने की कोशिश की जा रही है और विरोध करने वालों को घरों में कैद कर दिया जा रहा है। तो विरोध करने वाले आम लोग ही नहीं, विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के नेता तक कैद कर दिए जाते हैं। उनके यहां पुलिस पहुंच जाती है और उनको तब तक नहीं निकलने देती है जब तक कि वहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो नहीं जाता है और वो बाहर चले नहीं जाते हैं दिल्ली की ओर। तो ये बड़े आरोप हैं। लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, तमाम आरोपों में घिरी है, उस पर जो वक्फ संशोधन कानून का ये जो झटका लगा है जिस सुप्रीम कोर्ट का, और एसआईआर पर भी जिस तरह से उम्मीद है आज उस पर भी सुनवाई है, उस पर भी अगर ये झटका लगता है तो प्रधानमंत्री का बिहार जाने का आज का कार्यक्रम बड़ा एक तरीके से कहा जाए कि मंगलकारी नहीं होगा। वो अमंगलकारी होगा, अनिष्टकारी होगा। झटके पे झटके और सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। बिहार पहुंचते ही जो है वो ओले पड़ना शुरू हो गए। वक्फ बोर्ड पे आ गया फैसला और एसआईआर पर भी फैसला आ सकता है जैसी कि आशा जताई जा रही है। तो ये देखना होगा कि क्या फैसला आएगा। लेकिन पवन खेड़ा ने इस मसले को और आगे बढ़ाया है समीर जी, और कहा है कि ये सरकार जिस मतलब मोदी जी एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम जो है ये लगवाते हैं, अब चलाते हैं, और फिर उसी जमीन को जिसे किसान माँ के नाम मानता है उसकी कीमत 1 रुपये ये सरकार लगाती है। यानी 1 रुपये में अडानी को जमीनें दी जा रही है, ये उनका साफ तौर पर आरोप है। और किसान को धमकाकर जबरदस्ती पेंसिल से दस्तखत कराए गए और उनकी जमीनें ले ली गई। फिर इसी प्लांट से निकली बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बेची जाएगी, ताकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये दर जो है ये 3 से 4 रुपये है। तो नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के बिहार के लिए कुछ इस तरीके से लूट रहे हैं। यही सब करके बिहार को बीमारी राज्य बना दिया है। ये पवन खेड़ा का आरोप है। प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं, उससे पहले ये इस तरीके की बात जो है वो विपक्षी तरफ से आ रही है। और कह भी रहे हैं पवन खेड़ा कि उनको ये पता है कि सरकार रहे या ना रहे, इसलिए जल्दी जल्दी जितना कुछ हो सके उनको सौंप दिया जाए, दे दिया जाए। लेकिन अमलेंदु जी, वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है उस पर सरकार की भी प्रतिक्रिया आई है। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और इस कानून पर जब चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, बहुत वोकल होकर काफी ज्यादा उस पर बातचीत कर रहे थे, बड़ा उसका समर्थन करते दिखाई पड़ रहे थे।
लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कर रहे हैं वो सुनना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार सुन लेते हैं कह क्या रहे हैं और इसको किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ले रही है वो भी पता चल रहा है, और किस वजह से ये कानून लाया गया था उनकी बातों से ये भी बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है। तो सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को वक्फ संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पूरा कानून जो है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है, और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं, और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है, और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट का स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया, और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है। तो ये उसको किस तरीके से ले रहे हैं किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, बता रहे हैं कि लंबी बहस चली, तो बहस चली, उस बहस का मतलब क्या है? बहस का मतलब ये होता है कि उसमें विपक्ष भी जो अपनी बात कर रहा है उसको भी तवज्जो दिया जाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से विपक्ष की बातों को खारिज किया गया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से उन विपक्ष की आवाज को कैसे महत्वपूर्ण माना गया, यानी जो आपत्तियां इस कानून को लेकर थी सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगाई है और उनको सीधे तौर पर माना है कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता था। कानून के तमाम प्रावधान हैं जिस पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी और सुप्रीम कोर्ट भी उससे सहमत हुआ और उस पर फिर अपना आदेश जारी किया, अपना फैसला सुनाया। तो ये सरकार के लिए एक निश्चित तौर पर बड़ा झटका है और बिल्कुल सही बात है कि जो संसद का कानून होता है इतनी जल्दी खारिज नहीं होता है, लेकिन कानून पर
आपत्तियां, हालांकि पूरा का पूरा जिस तरीके से इसको पारित किया गया था, कानून को बनाया गया था, उसकी प्रक्रिया को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे, तमाम चीजों पर थी, लेकिन पूरे कानून को रद्द नहीं किया है। पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो रद्द की ही गई है। और ये सरकार के लिए झटका इसलिए है क्योंकि इसके जरिए जो विपक्ष का आरोप है कि वो वक्फ की संपत्तियों को हथियाना चाह रही थी, अब वो संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल समीर जी, जो संपत्तियां हथियाने की जो मंशा थी सरकार की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जाहिर सी बात है कि ये कानून संसद से पास हुआ है, तो उसको जब तक कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है, हालांकि एक याचिका महुआ मोहित्ता की इस पर भी गई है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी मतलब संवैधानिकता जो है उसका पालन नहीं किया गया है, और जो जिस तरीके से बिल को पास कराया जाना चाहिए वो नहीं हुआ। और खासतौर से जो जेपीसी में डिसेंट नोट्स थे उनको लिया ही नहीं गया। खारिज तो बात की होती है, उनको लिया ही नहीं गया। तो इसलिए इसकी संवैधानिकता पर भी बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया है कि याचिकाकर्ता अगर चाहे तो और याचिकाएं भी इसके खिलाफ लगा सकते हैं, यानी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इसकी संवैधानिकता को लेकर के भी याचिकाएं लगा सकते हैं। फिलहाल मामला यह था कि इसमें जो राहत मांगी गई है उस पर राहत दी जाए, और जो संशोधन किए गए हैं उन पर रोक लगाई जाए। वो जितनी भी मांग मांगी गई थी उन सब पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है। समझिए, इधर राहुल गांधी आज पंजाब पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री तो हवाई जहाज से हो आए थे पंजाब, लेकिन राहुल गांधी सड़क मार्ग से गए हैं पंजाब, और वहां जाकर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। राहुल गांधी वो पहुंचे, वो विजुअल भी हम लोग देखेंगे कि राहुल गांधी वहां किस तरीके से पहुंचे। और इधर एक हस्ताक्षर अभियान शायद राहुल गांधी की तरफ से कोई चलाया जाएगा वोट चोरी के खिलाफ। इसको लेकर भी बातें बहुत सारी हो रही है। जी बिल्कुल, इसको लेकर। और उधर हम बिहार की भी बात करेंगे कि वहां प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं, और आज भी वहां तमाम छात्र जब प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर, और छात्रों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है, और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अक्सर वहां पर छात्रों पर लाठियां चलती है। वहां चाहे बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन हो, इसको ये जो विजुअल्स है ये वही है जहां पर छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसका जो पुलिस ने उनको बैरिकेड कर रखा है, रोक रखा है, उसको भी वो पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखते हैं, आज राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर हैं। पंजाब और पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले दिनों लगातार वो बाढ़ से जूझ रहे हैं, उसका आज दौरा कर रहे हैं, और किस तरीके से वहां पर राहुल गांधी जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री भी गए थे, और ये जो एसआईआर है इसको लेकर जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर सरकार की मंशा पर जो सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है। ये पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा के ये विजुअल्स हैं, एक बार हम इनको देखते हैं कि क्या वहां पर जा रहे हैं राहुल गांधी और क्या किनसे बात कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं। तो बाढ़ को लेकर वहां, हालांकि प्रधानमंत्री की यात्रा पर भी वहां हुई थी, और जैसा अमलेंदु जी ने कहा कि हवाई यात्रा वो हवाई होकर रह गई, और वहां जो उन्होंने घोषणाएं भी की थी उसको लेकर बड़ी आलोचना हुई। पंजाब के लोग वहां बहुत सारे वीडियो विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं नहीं बल्कि आम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बड़ी हैरान करने वाली है। और पंजाब के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आकर अगर इस तरह की एक घोषणा करे और उसका अमल भी नहीं हो रहा है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इस तरह के पंजाब के लोगों के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। और राहुल गांधी इस समय जो है जहां पहुंचे हैं वो अमृतसर के रामदास स्थित गुरुद्वारा श्री समाद बाबा बुड्ढा जी साहिब, वहां राहुल गांधी पहुंचे हैं। वहां जाकर उन्होंने अपनी श्रद्धा जो प्रकट की है, वहां राहुल गांधी पहुंचे हैं। और इधर बिहार में जो हम लोगों ने विजुअल दिखा रहे थे जो प्रदर्शन का, वो बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा बीपीएसएससी और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड सीएसबीसी के अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में पारदर्शिता के मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता बरती जाए, यहाँ चोरी ना हो। सबसे बड़ी बात यह है राजीव जी कि चोरी से सीटें चुरा ली जाती है, वो ना हो। तो यानी इस सरकार के ऊपर चोरी की हर तरफ आरोप लगते रहते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं सालों साल, और यहाँ परीक्षा पेपर ही लीक हो जाता है, और जो पैसा दे के पेपर खरीद रहे हैं वो सेलेक्ट, यानी वोट चोरी भी हो रहा है और नौकरी चोरी भी हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर जो था वो चोरी का आरोप लगाया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी बिहार में वोट चोरी करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि उनकी पुरानी बात है, लेकिन हम लोग सुन सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। बिहार में
चोरी को लेकर समीर जी। ये सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान क्या कह रहे हैं। और ये जो प्रदर्शनकारी है ये परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर, ये देखिए कि आप किस तरीके से लोगों की डिमांड क्या है। सरकारें वहां पर सही सलामत परीक्षाएं नहीं आयोजित कर पा रही हैं और केवल छात्रों की ये मांग है कम से कम आप परीक्षा तो करा लीजिए ठीक से, उसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। और प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि लगातार परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली हो रही है, परीक्षाएं एक वहां पर होने के बाद परिणाम आने से पहले ही धांधली की वजह से या तो कोर्ट में चली जा रही है या रद्द हो जा रही है, लेकिन कोई भी परीक्षा पूरी नहीं होने पा रही है, यानी उसका अंतिम परिणाम नहीं आने पा रहा है धांधली की वजह से, पेपर लीक की वजह से। सुनते हैं क्या कहा है नौकरी चोरी, वोट चोरी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। आप सतर्क नहीं रहेंगे ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया, गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से, इसीलिए उस वोट को खोना नहीं। तो ये बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का और ये बिहार में इस समय सबसे ज्यादा इसी की चर्चा हो रही है और सरकार की कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से इस मुद्दे को एक तरीके से वो कोशिश करे कि ये लोगों के दिमाग से हट जाए, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो लोगों के दिमाग से हट नहीं रहा है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि ये एक ऐसा अधिकार है जो संविधान ने दिया है, अगर ये अधिकार आपसे छीन लिया गया तो फिर ये आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और 65 लाख लोगों का वोटिंग राइट जिस तरीके से छीना गया, चुनाव आयोग ने छीना है, उससे लोगों की आशंकाएं और बढ़ गई हैं कि क्या कुछ हो रहा है, सरकार और चुनाव आयोग मिलकर क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सभी जी, सरकार और चुनाव आयोग मिलकर क्या कर रहे हैं इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और राहुल गांधी जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं इसके खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि ये बात बार-बार सामने आई है कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर चुनावी जुर्म सुनिश्चित करने के लिए वोट चोरी में शामिल होता है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। और यह बात सामने आ रही है तो विपक्षी नेता देश भर में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग सुन भी सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं वोट चोरी के मसले पर, राहुल गांधी के हस्ताक्षर अभियान के। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। लगातार कई मौके पर यह उजागर हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन इस देश की सरकार के साथ हाथ मिला के बैठा हुआ है और वोट को चोरी करके वो उसको इलेक्शन जिताता है, फेयर इलेक्शन होता ही नहीं। तो जब ये प्रमाणित हो गया है तो पूरे देश में जागरूकता फैलाने का काम विपक्ष के नेता लोग कर रहे हैं कि लोग अपने वोट के अधिकार को संरक्षित करें, सुरक्षित करें, जागरूक हो जाएं। और इस जागरूकता के कारण लोग घबराए हुए हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, और ये घबराहट का नतीजा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और तेजस्वी यादव के खिलाफ लोग तरह तरह की कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये हस्ताक्षर अभियान वोट चोरी के खिलाफ, ये राहुल गांधी, और इसको लेकर जिस तरह से बार बार राहुल गांधी के बयान आ रहे हैं कि अभी केवल एक सीट पर वोट चोरी का आधिकारिक रूप से और तथ्यों के आधार पर उसका खुलासा हुआ है, ऐसा अभी कई सीटों पर होना है। सबसे महत्वपूर्ण जिस पर आशंकाएं जताई जा रही हैं और सबकी तमाम लोग घबराए हुए हैं वो सीट है बनारस की सीट, वाराणसी की, कि वहां भी अगर महादेवपुरा जैसी घटना सामने आ गई, यानी जिस तरीके से वहां तमाम तथ्यों के आधार पर एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है राहुल गांधी ने, अगर बनारस का भी प्रेजेंटेशन जिस दिन आ गया तब फिर बहुत बड़ा हंगामा होना है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा हंगामा होना है। और राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम आने ही वाला है, हाइड्रोजन बम आने ही वाला है। और ये हाइड्रोजन बम सुन सुन के जो है भारतीय जनता पार्टी की नींद जो है समीर जी वो खराब होती चली जा रही है। तो हाइड्रोजन बम किस समय आएगा और कितना बड़ा होगा और कहां से होगा, ये जब आएगा तब हम लोग बताएंगे। फिलहाल जो आज एक बड़ा
बड़ा मसला है वो SIR का है। SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर आज बहस होनी है, इंटरिम ऑर्डर भी आ सकता है। जैसे ही वो बहस शुरू होगी हम उस बहस की भी पल पल की रिपोर्ट अपने दर्शकों को देंगे, जैसे कि पहले की तरह हम हमेशा देते आए हैं। जी बिल्कुल, तो SIR पे भी आज उम्मीद है कि कोई अंतरिम आदेश आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का, सुनवाई फिर से होगी, उसमें लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन इन सुनवाइयों के बावजूद चुनाव आयोग जिस तरीके से मुख्य मेन पार्टी जो है वो चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग के खिलाफ ही सारी याचिकाएं हैं, वो चुनाव आयोग लगातार एक के बाद एक आदेश जारी कर रहा है और या फिर उसमें तमाम ऐसे बयान दे रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की सीधे तौर पर अवमानना है। और यह भी अब तो बयान आया अमलेंदु जी की वो पूरे देश में लागू करेगा। अभी तक तमाम खबरें ये सोर्सेस के आधार पर छप रही थी, अब उसके बयान अपने आप भी आने लगे हैं। तो ये भी एक आज की जब सुनवाई होगी तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी उठेगा कि किस तरीके से सुनवाई के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना लगातार चुनाव आयोग कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मसला उठेगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना लगातार जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है और आज इसको लेकर भी होगी। जो पिछली तारीख पे भी कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये लगातार अवमानना कर रहा है, उनको इसके दायरे में लाया जाए। तो आज और जो कल जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने, वो तो साफ तौर पर धमकी है, अवमानना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को धमकी है कि आप हमारे मामले में दखल नहीं कर सकते। ये तो अब इस पे आज बहस होगी कि क्या चुनाव आयोग संविधान से ऊपर है। जी अब मसला इस पर आ गया है, तो आज जो भी बहस होगी वो हम लोग बताएंगे कि क्या बहस चल रही है। जी बिल्कुल, तो SIR पर भी जो अपडेट होगा और कोर्ट रूम से जब इस पर बहस शुरू होगी तो आप DB लाइव पर वो लाइव देख सकते हैं। कोर्ट रूम में जो कुछ भी चल रहा होगा उस पर क्या कुछ हो रहा है। जिस तरीके से अभी हमने वक्फ संशोधन कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जिसकी चर्चा की और कोर्ट रूम में जो कुछ भी चल रहा था वो लाइव भी आपने यहां पर देखा। तो हम बने रहिए DB लाइव के साथ तमाम खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए और लाइव रिपोर्टिंग के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।